चैनल में आपका स्वागत है बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस पर्पज से कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो प्री बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी प्री बोर्ड क्वेश्चंस में आए थे, वहीं से कलेक्ट किया है मैंने। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सो दैट कि हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, आपका फर्स्ट पेज में इंस्ट्रक्शंस गिवन होता है, इसी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना चाहिए हमें अच्छे से, और उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चंस के आंसर्स नीट एंड क्लीन देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। 1 से स्टार्ट करती हूँ, MCQ 1 स्टार्ट हो रहा है बेटा। राधा स्टार्टेड ए न्यू बुटीक, सी वांट्स टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड इन लाइफ इन जनरल। दोनों जगह पे बैलेंस लेके चलना चाह रही है, अपने लाइफ में और वर्क में भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल डज सी नीड टू, कौन सा स्किल इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो यहाँ पे जब ऑप्शंस को रीड करोगे तो ये तीनों का तीनों आपको करेक्ट लग रहा है, तो आंसर इसका क्वाइट ऑब्वियस है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। सेकेंड है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू टू हैव अ जॉयफुल लाइफ। ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप जा सकते हो। फील डिप्रेस्ड तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये गलत हो गया। कंप्लीट टास्क आफ्टर टाइम लिमिट, टाइम लिमिट सेट करने के बाद हम काम को कर रहे हैं, तो वो क्या, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसका यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप जाइए, ज़्यादा सही करेक्ट आंसर तक पहुँचेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिलीट एंड बैक स्पेस की। डिलीट की क्या करता है, इरेज करता है कैरेक्टर्स को फ्रॉम राइट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट साइड से डिलीट करता है। और बैक स्पेस क्या करता है, कर्सर के लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स को डिलीट करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ केयर शुड बी टेकन वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। तो ऑलवेज ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन यू आर गोइंग अवे, जब हम आसपास नहीं हैं या कंप्यूटर्स नहीं यूज़ करें तो इसे ऑफ करना चाहिए। इसके बाद है कि हमें अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड या यूपीआई इंफॉर्मेशन किसी भी सिक्योर्ड या इनसिक्योर्ड साइट्स पे नहीं देना चाहिए। दूसरा, पासवर्ड क्लाउड पे सेव नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें अनऑथोराइज्ड वेबसाइट्स का यूज़ करना चाहिए। तो अगेन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपका ऑप्शन ए है इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, MCQ 5 फर्स्ट का 5 है ये। आदित्य ठाकुर हैज अ स्टोर वेयर he sells different types of cosmetic. He has many customers. He buy the cosmetics material in large quantities from a woman. How he is creating job? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, किसी ये लोकल्स को प्रमोट कर रहा है, वहाँ से उनके मटेरियल्स को वो परचेज कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर पे ध्यान फोकस किया जाता है, तो यहाँ पे इसका मोर एक्यूरेट आंसर होगा बाइंग कॉस्मेटिक मटेरियल फ्रॉम लोकल्स। क्लियर। Question number 6 है, Nirpesh decided to sell his company's product. He doesn't sell and it suffers. He apologizes to the employee of his company. He says he will plan better next time. कहने का मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स। वो अपनी गलती की जिम्मेदारी ले रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन, अगर आपको जहाँ भी कुछ संशय लगे ऑप्शंस में, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को आप चूज करो और उस तरीके से एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाइए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या इंस्ट्रक्शंस है। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, किसी 5 का आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQ 2 का 1 देखते हैं। व्हेन ए मशीन पॉजेज द एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन ट्रेट्स लाइक यू मेक डिसीजन, predict the future, learn and improve on its own, said to have artificial intelligence. Okay. क्वेश्चन में दमी नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ AI, सबसे एडवांस्ड फॉर्म क्या होता है? डीप लर्निंग। ठीक है ना, अभी तक तो डीप लर्निंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर फॉर एनालाइजिंग द बेस्ट क्रॉप टाइप एंड इट्स पोटेंशियल यूजेस। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर विजन नहीं होगा, GPS नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जब ये नहीं होगा तो ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2.4, मतलब 2 का 4। द XYZ कंपनी रिसेंटली डेवलप्ड इमेज रिकॉग्निशन मॉडल, द की टेक्नोलॉजी बिहाइंड। तो इमेज को आइडेंटिफाई करने का एक कोई भी मॉडल डिज़ाइन किया है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? कंप्यूटर विजन से रिलेटेड हो गया। ठीक है। साइबर सिस्टम कंपनी इलीगली यूज द डेटा फॉर देयर कस्टमर एंड ट्राई टू मिस यूज यू
it to promote new products of the company. Which ethical issue is related to this? ठीक है ना. यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, साइबर सिस्टम कंपनी इलीगली यूज कर रहा है डेटा को, अपने कस्टमर्स के डेटा को यूज करता है और उसको मिसयूज भी करने की कोशिश कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी. न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में उसको उस डेटा को मिसयूज कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा भाई, एथिकल इश्यूज से जो रिलेटेड है. टेस्टिंग तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, सेफ्टी भी नहीं होगा, तो बच गया आपका साइबर सिक्योरिटी एंड मैलिशियस यूज. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6. इफ अ स्मार्ट सेल्फ ड्राइविंग कार मेड एन एक्सीडेंट विद अ पर्सन ऑन द रोड, हु इज रिस्पॉन्सिबल मॉरली? तो डेवलपर. इसका मोस्ट एक्यूरेट जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा ना बेटा, वो डेवलपर होगा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की है, क्योंकि वो कार के एल्गोरिदम को कैसे डेवलप कर पा रहा है. ठीक है ना. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. इसमें इंस्ट्रक्शंस है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन. तो 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है. ऑप्शन 1 है, इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस ऑथेंटिक सोर्सेज सच एज रिलायबल वेबसाइट्स, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वेज. तो क्या होगा, डेटा एक्विजिशन. डेटा एक्विजिशन फेज ही होता है ना ये प्रोजेक्ट साइकिल का, जहाँ पे कि हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं रिलायबल सोर्सेज से. इसके बाद 3.2, a neural network is divided into multiple layers and each layer is further divided into several blocks. उसे हम क्या कहते हैं, each individual computers in every hidden layers or every layers of neural network is called node. computers को हम क्या कहते हैं, node कहते हैं. ठीक है ना, ये ध्यान रखना. 3.3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग. तो टर्निंग ऑफ द लाइट्स व्हेन यू हैव नॉट इन द रूम. ठीक है ना. ऑप्शंस को रीड करना और इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रिड्यूस कर रहे हैं. भाई हम क्या कर रहे हैं कि लाइट्स को सेव कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है ना. 3.4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रेनिंग डेटा. ट्रेनिंग डेटा के लिए क्या है, तो डेटा शुड बी रेलिवेंट और डेटा शुड बी ऑथेंटिक. रेलिवेंट भी होना चाहिए और ऑथेंटिक भी होना चाहिए. ठीक है ना. 3.5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर एलिमेंट ऑफ SDG. कोर एलिमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है आपका, सोशल इंक्लूजन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है. जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, जियोग्राफिकल कंसर्न. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3.6, डैश रेफर्स टू द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम विच कैन क्लस्टर द नोन डेटा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न और ट्रेंड्स आइडेंटिफाइड आउट ऑफ इट. तो क्लस्टरिंग हो जाएगा. ठीक है ना. इसका आंसर है क्लस्टरिंग. ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से देखो इसे. क्वेश्चन नंबर 4 है, इंस्ट्रक्शंस है, इसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं एनी गिवन 6 क्वेश्चन से. तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं. ऑप्शन 1 4.1 क्या है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज वेयर NLP कैन बी यूज्ड. तो यहाँ पे देखिए, ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन तो NLP करता ही है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम भी करता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी करता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी. यहाँ पे देखो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम क्या होता है. तो automatic question answering system is an automated approach to retrieve correct responses to the question asked by human in natural language. ठीक है ना. नेचुरल लैंग्वेज में के टर्म्स में वो क्या कर रहा है, आपको रिवर्ट कर रहा है, आंसर्स को रिप्लाई कर रहा है. तो ये क्या हो गया मेरा, NLP से कंसर्न हो जाएगा. द फंडामेंटल थॉट बिहाइंड QA सिस्टम इज टू असिस्ट मैन मशीन इंटरेक्शन. तो यह जहाँ पे मैन और मशीन का इंटरेक्शन बाय यूजिंग ह्यूमन लैंग्वेजेस, नेचुरल लैंग्वेजेस फॉर्म में है, तो वो क्या हो जाएगा, NLP का फीचर आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2, विच ऑफ द गेम्स बिलो इज रिलेटेड टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो मिस्ट्री एनिमल क्या होता है आपका, याद रखिएगा, मिस्ट्री एनिमल नेचुरल लैंग्वेज NLP बेस्ड गेम है. इमोजी स्कैवेंजर ये क्या है आपका, CV बेस्ड गेम है. और रॉक पेपर सीजर क्या है, ये डेटा साइंस बेस्ड गेम है. ठीक है. अब 4.3 है आपका, डैश identify each document in the corpus. Find out how many times the word from the unique list of words has occurred. तो ये how many times, कितना टाइम में अपियर होता है कोई वर्ड, तो हम डॉक्यूमेंट वेक्टर से ही तो क्रिएट करते हैं.
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4.4, एप्लीकेशंस ऑफ TF IDF आर। तो देखिए इसका एप्लीकेशंस क्या होता है? डॉक्यूमेंट। ये दो क्वेश्चन 2 नंबर के मार्क्स में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको समझ लो पहले। एप्लीकेशंस ऑफ TF IDF क्या हो जाएगा? पहला होगा डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, दूसरा टॉपिक मॉडलिंग, तीसरा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम एंड स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग। ये तीनों ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे देखो मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। TF IDF is a commonly used in the natural language processing domain. Some of its applications are, पहला है document classification, helps in classifying the type and genre of a document. ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट का टाइप क्या करता है? ये डिफाइन करता है। तो ये पहला आपका TF IDF का पहला वर्क क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। दूसरा है टॉपिक मॉडलिंग, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द टॉपिक फॉर ए कॉर्पस। ठीक है ना, कॉर्पस के लिए प्रिडिक्शन, टॉपिक के प्रिडिक्शंस में ये क्या करता है? यूज्ड होता है या फिर हेल्प करता है। तो टॉपिक मॉडलिंग भी हो गया आपका। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो MCQ में आ रखा है, मे बी ये 2 नंबर में भी आ सकता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में क्या होगा? टू एक्सट्रैक्ट द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ ए कॉर्पस। ठीक है ना। और इसके बाद है नेक्स्ट स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग में क्या होगा? हेल्प्स इन रिमूविंग अननेसेसरी वर्ड्स फ्रॉम ए टेक्स्ट बॉडी। तो इसके TF IDF के एप्लीकेशंस आपको याद रखने हैं पॉइंट वाइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रखना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 4.5 by dash bots work around a script that is programmed in them. तो स्क्रिप्ट बॉट का काम ही है कि जो भी जितना प्रोग्राम किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करना। 4.6 है डैश आर द वर्ड्स दैट अकर वेरी फ्रिक्वेंटली इन द कॉर्पस बट डू नॉट ऐड एनी वैल्यू टू इट। तो क्या होता है? स्टॉप वर्ड्स फ्रिक्वेंटली बहुत टाइम, मैक्सिमम टाइम ये आते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट वेक्टर में, बट इसका क्या होता है? कुछ खास मीनिंग ये नहीं रखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 5.1 हम देखते हैं। डैश इज अ रेट ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस टू द ओवरऑल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंस्टांसेस इन द डेटा सेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिकॉल। रिकॉल में हमने क्या देखा था? यहाँ देखो, अगर फॉर्मूला से देखोगे, यहाँ जाओ, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे पॉजिटिव प्रिडिक्शन, ओवरऑल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंस्टांसेस। ठीक है ना। पॉजिटिव इंस्टांसेस में क्या हो जाएगा? ये रिकॉल। ठीक है, इसे देखना। डैश इज अ, दोबारा से रिपीट करती हूँ, डैश इज अ रेट ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस। ठीक है ना, टू द ओवरऑल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंस्टांसेस। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? पॉजिटिव इंस्टांसेस के लिए रिकॉल। इसके बाद है द रिजल्ट, 5.2 बोल रही हूँ मैं, द रिजल्ट ऑफ द कंपेरिजन बिटवीन द प्रिडिक्शन एंड रियलिटी कैन बी रिकॉर्डेड इन व्हाट वी कॉल द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये तो आता ही है आप लोगों को। When the predicted value of an AI model is positive but the actual value is negative, it is called, देखो क्या बोल रहे हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है? AI मॉडल इज पॉजिटिव एंड द एक्चुअल वैल्यू इज निगेटिव। ठीक है ना, यानी कि ये वाला केस डिस्कस हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो प्रिडिक्शन का P आ गया आपका 0 और 1, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ना। तो ये फॉल्स पॉजिटिव का केस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड 1 क्या होगा? 0, इट मीन्स कि फॉल्स। और पॉजिटिव, मैंने बोला था ना कि ऊपर में अगर पॉजिटिव है तो नीचे वर्टिकली इसके जस्ट प्रिडिक्टेड वैल्यूज अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से ये जो केस है मेरा फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से निकालना, रटने की जरूरत ही नहीं है बेटा। एक मिनट बेटा। इसके बाद है 4.4 विच टू इवेल्युएशन मेथड आर यूज टू कैलकुलेट F1 स्कोर। तो प्रिसीजन एंड रिकॉल से हम निकालते हैं ना। ऑप्शन बी,
इसके बाद क्वेश्चन 4.5 है, 5.5, रमन इज लर्निंग इवेलुएशन, ही वांट्स टू रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेलुएशन फ्रॉम द बिलो गिवन फैक्ट्स। ये आपका फैक्ट्स गिवन है। हेल्प रमन बाय गिविंग द नेम टू रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेलुएशन। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इट इज नॉट एन इवेलुएशन मैट्रिक, ए रिकॉर्ड दैट हेल्प्स इन द इवेलुएशन, हेल्प्स यूजर टू प्रिडिक्शन रिजल्ट, प्रिडिक्टेड एंड रियलिटी। तो ये क्या होगा, कंफ्यूजन मैट्रिक। द कॉन्सेप्ट इज, इसका बिल्कुल बस सिंपल सा आंसर होगा कि ये क्या प्रिडिक्शन एंड रियलिटी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। और तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, द कॉन्सेप्ट इज ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद है 5.6, an AI model has developed to detect online banking fraud detection. The aim is not to miss any fraud transaction. ठीक है ना, therefore we want false negative to be as low as possible. In this situation we can compromise the with the low precision, but यहाँ पे देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा confusion सा लगता है ये false negative false positive कब आएगा, तो आंसर्स मोस्टली आपके छुपे होते हैं क्वेश्चंस में ही। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रिसीजन को लो रख रहे हैं, तो नेचुरली क्या होगा, प्रिसीजन और रिकॉल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रिसीजन लो है तो रिकॉल क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पे डैश शुड बी हाई, तो अगर प्रिसीजन है तो लो प्रिसीजन है तो हाई रिकॉल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाई रिकॉल। ठीक है। अब आइए, अब लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं हम। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, आंसर एनी 3 ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस ऑन द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। in smart goals what does R stand for, explain। तो R का क्या मतलब होता है बेटा, यहाँ पे देखो स्मार्ट गोल में हर एक का SMART स्मार्ट, ठीक है ना, स्मार्ट। और सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन वाला जो टर्म था, एक बार और मैं दिखा दूँ, ये देखो सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, खुद से अवेयर होना, खुद से ही जागरूक होना और चीज़ों को करना। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कि खुद से प्रेरित होके करना कोई चीज़ें, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस क्लियर हुआ, देख लीजिए एक बार स्लाइड्स में कि हम क्या मेरी खूबियां हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरा लिमिटेशंस है, इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग वर्क को एकम्प्लिश करना। सेल्फ मोटिवेशन में खुद से प्रेरित होके, जैसे अगर मुझे टॉप करना है एग्जाम में तो मैं खुद से ही इतना लगन के साथ पढ़ाई कर रही हूँ कि मुझे कोई टोक नहीं रहा है, मुझे कोई बैठने के लिए फोर्स नहीं कर रहा पढ़ाई करने के लिए, और मैं खुद से उस काम में लगी हुई हूँ संपूर्ण अपनी इच्छा के साथ, तो वो मेरा सेल्फ मोटिवेशन हो गया। गोल सेटिंग में क्या होता है कि सक्सेस और अनसक्सेस जो भी है ये डिपेंड करता है कि आपने गोल का जो सेट किया है वो पैटर्न क्या है, कितना आपने कितना उस गोल को आप अचीव कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, मतलब एक लेवल आपने डिसाइड अपने अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग उसको सेट किया है या नहीं किया है। तो गोल सेटिंग मेन फैक्टर होता है इसमें। स्मार्ट गोल सेटिंग हमारा मेन रोल प्ले करता है। स्मार्ट गोल हमें हर एक इंसान को स्मार्ट गोल सेटिंग रखना चाहिए। तो स्मार्ट में SMART स्मार्ट, हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग छिपा हुआ है। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बेस्ड, ठीक है ना, या टाइम बाउंड। तो इस टाइप से आपको स्मार्ट गोल का क्या करना चाहिए, स्मार्ट गोल अचीव हमें क्या करना चाहिए इस लाइफ में सेट करना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे। आपका यहाँ पे वही पूछ रखा है आपका ये क्वेश्चन में कि आर क्या स्टैंड कर रहा है, तो आर फॉर रियलिस्टिक, ठीक है। यहाँ से इसका आंसर्स लिखा भी आप देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन टू एंड्रू अबाउट द टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल। टाइम मैनेजमेंट, अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी देख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम इज एन एसेट्स एंड टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल दैट लेट्स यू यूज दिस एसेट्स in the best possible way।
कितना अच्छे तरीके से देखो, अगर आज एक दुनिया में सक्सेसफुल बिल गेट्स है तो उसके पास भी 24 आवर है और एक हमारे पास भी 24 आवर। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से उस 24 आवर को मैनेज करते हो, कितना सक्सेसफुली आप उस वर्क एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं विद इन द टाइम लिमिट। तो वो हमारा क्या कहला, वो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अगर किसी ने अपने किसी के जहाँ पे देखो आर्मी वगैरह में क्या होता है, डिसिप्लिन्ड बोलते हैं, डिसिप्लिन, उन्होंने टाइम को मैनेज कर रखा है, हर एक चीज का टाइम फिक्स्ड है कि इतने बजे खाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। अगर एक रूटीन वे में हम अपने लाइफ को फॉलो करें तो वो ज़्यादा कामयाब हमारा लाइफ होता है। तो यही टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है सक्सेस और अनसक्सेस के पीछे। ठीक है ना। अगर किसी ने टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है तो क्या हो सकता है उसके लाइफ में, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकता है। इट डिलीवर्स बेटर वर्क क्वालिटी, अच्छा काम परफॉर्म करके दे सकता है, टाइमली डिलीवर कर सकता है, ब्रिंग मोर इफिशियंसी ला सकता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस। भाई अगर प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है, फाइल है, पहले से बना लिया है तो ठीक है, अब डेडलाइन क्रॉस कर गया है, अब अगर आपने टाइम मैनेजमेंट टाइम रहते हुए उस चीज़ को नहीं किया तो अब बिल्कुल लास्ट टाइम में क्रेओस ही होगा और आपको टेंशन ही होगी। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे है, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट डाउन एनी 2 मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम थेफ्ट एंड वायरसेस। तो क्या करना चाहिए हमें भाई, पासवर्ड हमें एक तो है कि हमारा कोई डेटा प्रोटेक्ट करना है, या फिर हमें वायरसेस, एंटीवायरसेस हैं या किसी प्रकार के थेफ्ट से बचाना है। तो सबसे पहले हमें पासवर्ड क्या करना चाहिए, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक, इन सब का मिक्सचर रखना चाहिए। मतलब इन सबको मिला के एक पासवर्ड बनाओ और उसको नोट करके रखो अपनी डायरी में, सो दैट ये नहीं कि आपने बहुत डिफिकल्ट सा एक पासवर्ड सेट कर लिया अपने आईडी के लिए और बाद में खुद ही भूल जाओ। तो उसको नोट करके भी रखना चाहिए, सो दैट कि आप कभी भूल जाओ तो आप उसको रिकॉल कर पाओ। दूसरा है एंटीवायरस सब रखिए। तीसरा क्या है, बार बार स्कैन करते रहिए अपने सिस्टम को। ठीक है। इसके बाद है सिक्योर साइट का यूज़ करो। सिक्योर साइट इन द सेंस कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये लॉग बना, जैसे देखो यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ CBSE, ये लॉग बना हुआ है ना, HTTPS लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, सिक्योर्ड साइट है। ये देखो ये क्या है आपका लॉग, ये सिक्योर्ड साइट है, तो सिक्योर साइट का यूज करना चाहिए। ठीक है। इसी टाइप के, तो यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप इतने सारे ऑप्शंस लिखो। आप इसमें से एनी 2 पॉइंट्स आपसे पूछ रहे हैं तो आप एनी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, राइट। एनी 2 मेजर्स ही है। ठीक है ना। तो इसमें मैंने मोर देन 2 लिख दिया है, आप इसमें से किसी 2 का लिख सकते हो। अब देखो, अब क्या है, डेविड वांट्स टू एक्सप्लोर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या क्वालिटीज होना चाहिए भाई, तो ये भी आपका मैंने लिख दिया है। इतना तो आप कलाकार हो ही, इतना तो आप लिख ही सकते हो, है ना। इनोवेटिव होना चाहिए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए, एथिकल इन नेचर होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, इंथुआजास्टिक होना चाहिए उसको, इनोवेटिव तो बोल ही दिया मैंने। तो ये सब है, करेजियस होना चाहिए। ठीक है ना। रिस्क बियरिंग फैक्टर उसको होना चाहिए, मतलब हर एक एस्पेक्ट्स को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए कि हर एक चीज़ को भाई हम उतार चढ़ाव बिजनेस का पार्ट है, उस चीज़ को वो समझते हुए उसको उस पे वर्कआउट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कैरियर इन अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। A career is a line of work that a person takes for life. There are 2 ways a person can earn a living. Explain. तो ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे केस स्टडी वाला ये क्वेश्चन कर दिया इसने कि भाई अगर कोई 2 तरीके से कैसे इंसान कोई काम कर सकता है। तो पहला तरीका है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, और दूसरा क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। मतलब वो किसी के अंडर एम्प्लॉय बन के, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर काम कर रहा है वो, तो वो क्या हो जाता है, आपका वेज एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से वो 2 टाइप्स को अपने कैरियर्स को
में जॉब ऑप्शंस को वो सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आंसर्स आप चाहो तो देख लो, आंसर्स मैंने लिख दिया है। आंसर्स लिखने का ये स्किल है बेटा, इस टाइप से आंसर्स लिखने की कोशिश करना। हाउ डज द फेस लॉक सिस्टम वर्क इन अ स्मार्टफोन? स्मार्टफोन में फेस लॉक सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। The face lock system in a smartphone detects and captures the image. It saves the features of the face at the beginning or the first time when the lock is applied. After that, whenever the features matched, it will unlock the smartphone. तो जब हम वो क्या करते हैं, फेस फर्स्ट टाइम ये बिगनिंग में क्या करता है, हमारे इमेजेस को सेव कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको एग्जैक्टली मैच करता है, और जब ये मैच उसे एग्जैक्ट मैच मिल जाता है तो वो क्या होता है, फ़ोन अनलॉक होता है। तो इसी सिस्टम पे ये सीवी कंप्यूटर विजन वेस्ट क्या है डोमेन पे वेस्ट काम करता है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, सुमिता एंड रीता आर फ्रेंड्स। सुमिता वांट्स टू बाय अ न्यू ड्रेस। दे डिस्कस्ड ऑन चैट अबाउट परचेजिंग अ न्यू ड्रेस ऑनलाइन। आफ्टर डिस्कशन व्हाट विल बी हैपन टू रीता's phone? Why? After the discussion, the smartphone starts showing the recommendations to buy a new dress. The shopping websites show notifications related to branded dresses. They show and urge Rani to buy a new dress. तो ये क्या है भाई, सेंसर्स है ना हमारे स्मार्टफोन में। हर एक कैमरा, कॉल, मैसेज, ये सब सेंसर्स के थ्रू हमारा डेटा रीड हो रहा है। साथ में बहुत सारे ऐप्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे भी हमारा डेटा रीड हो रहा है। तो ये क्या है, हम ये नोटिफिकेशंस हमारे सेंसर्स ने क्या किया, थर्ड पार्टी को भेज दिया, और थर्ड पार्टी ने उससे रिलेटेड अपने जो भी प्रमोशंस थे वो कस्टमर्स को भेजने लग जाता है। तो इस तरीके से वो घर बैठे अपना बिजनेस क्या करते हैं, रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग इन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या है, 4W कैनवास है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट हम लिखते हैं, जिससे कि सारे स्टेटमेंट जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस होता है। तो इस तरीके से, इसलिए ये प्रॉब्लम स्कोपिंग जो है एआई प्रोजेक्ट साइकिल में, कि करना क्या है, कौन से स्टेक होल्डर हैं, कहाँ ये जो प्रॉब्लम है परसिस्ट कर रहा है, और इसका सोल्यूशन से कौन, हु विल बी बेनिफिटेड, ये सारे सवालों का जो आंसर्स है इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और बाकी आप लैंग्वेज में देना चाहते हो तो ये 4 लाइन में मैंने लिख दिया, इसे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बॉडीज इन स्टेमिंग एंड लेमनाइजेशन? स्टेमिंग में क्या होता है, बॉडी, ठीक है ना, और लेमनाइजेशन में करेक्ट मीनिंगफुल डिक्शनरी वर्ड से मैच करता है, तो लेमनाइजेशन में क्या हो जाएगा, बॉडी होगा। बाकी स्टेमिंग में से मतलब नहीं है, लेमेटाइजेशन होता है बेटा। लेमेटाइजेशन में क्या होता है, एग्जैक्ट डिक्शनरी वर्ड से मैच करेगा, और स्टेमिंग में क्या है कि ये सफिक्सेस को या प्रीफिक्सेस को ऐसे ही हटा देता है, इससे कोई खास मतलब नहीं है कि डिक्शनरी का वर्ड निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, Jack is working on an NLP based project. He wanted to know about the concept where the entire corpus is being divided into sentences. Help him and explain the concept. तो देखिए, अगर हम डॉक्यूमेंट्स में कॉर्पस को डिवाइड करेंगे तो वो क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट सेगमेंटेशन, जिसे हम ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स में अगर हम सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहें तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस सेगमेंटेशन। अगर कॉर्पस को सेंटेंस में डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस सेगमेंटेशन। तो यही चीज़ बात है। मैंने यहाँ पे देखो इसके आंसर्स को लिख दिया है। अब चाहो तो बेटा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा एलोबरेट फॉर्म में मैं अगर डिस्कस करूँगी तो यहाँ पे इसका आंसर्स विद क्वेश्चन विद आंसर लिख दिया है। यहाँ पे देखो, एक लाइन रीड कर देती हूँ। सेंटेंस सेगमेंटेशन अलाउज डिवाइडिंग द इंटायर कॉर्पस इनटू सेंटेंसेज। ईच सेंटेंस इज टेकन एज डेटा इनटू सेंटेंस सेगमेंटेशन एंड होल कॉर्पस इज रिड्यूस्ड टू सेंटेंसेज। अगर हम डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड करते हैं कॉर्पस को तो वो क्या कहलाएगा मेरा, डॉक्यूमेंट सेगमेंटेशन। और अगर हम एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस में डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेंटेंस सेगमेंटेशन, ठीक है ना। बस यही है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द F1 स्कोर फ्रॉम द गिवन कंफ्यूजन मैट्रिक्स। द कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। यहाँ पे ऐसे गिवन होगा, ये TP FN आपको गिवन नहीं होगा, आपको खुद से निकालना होगा कि TP क्या होगा, TN। तो आपको निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ये पॉजिटिव है और तो ये पॉजिटिव के आगे जो भी सामने होगा PP लिख देना, लास्ट टर्म PP होगा। और बाकी ये T और ये F कैसे आया इसके लिए मैं बताती हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 1 मल्टीप्लाइड 1 T 1 होगा, यानी कि ट्रू होगा, तो ये T आ गया। ठीक है, इतना तो समझ गई। ये 1 है, ये 0 है, तो 1 मल्टीप्लाइड 0 क्या होता है 0, यानी कि फॉल्स, तो ये आ गया फॉल्स। और P तो हमने लिख ही लिया था, है ना। तो यहाँ पे पहले तुम्हें TP FP FN और TN का पोजीशन लोकेट करना होगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस। उसके बाद ही, क्योंकि ये सारा अगर आपने TP और FP FN को नहीं आइडेंटिफाई किया करेक्ट वे में, तो आपका सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, और पहले इसको सेट करो, TP FN क्या होगा इसको सेट कर लो। उसके बाद आपका फॉर्मूला पे सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कर लो और इसकी वैल्यूज को पुट करके हम निकाल सकते हैं। और डेसिमल के 2-3 पॉइंट्स तक निकालना, ये नहीं कि बस यहीं तक लिख दिया, ये वाले ऐसे फ्रैक्शंस में लिख के छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज इंटेलिजेंस, बहुत बार हमने देखा। एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट आर मेनली परसिव्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो 9 टाइप के इंटेलिजेंसी होती हैं। फर्स्ट है मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस, kinesthetic intelligence, musical intelligence, interpersonal intelligence, existential intelligence, naturalistic intelligence, interpersonal intelligence। तो ये सारे इंटेलिजेंस या 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं। Is it ethical that children to use technology to help to finish their study related work? क्या भाई टेक्नोलॉजी का स्टडी रिलेटेड वर्क्स, तो देखो ये पूछ रहा है आपसे कि क्या टेक्नोलॉजी का यूज बच्चे जो कर रहे हैं वो स्टडी में वो सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय चिल्ड्रन इज मेकिंग देम स्मार्ट एंड टेक्नो सेवी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सेकंड है एट द सेम टाइम दे कैन मिस यूज दैट एंड लर्न व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू देम। क्या होता है कि बहुत मैक्सिमम टाइम बच्चे मिसलीड हो जाते हैं। बीच में अगर आप यूट्यूब वीडियोस ही देख रहे हैं, यूट्यूब में कुछ स्टडी का पढ़ाई का देख रहे हैं, बीच में आपके ऐसे एड्स वगैरह आ जाते हैं जो कि आपके माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं, और आप पता चला कि आप पढ़ने बैठे थे और आप ऐड ही देखते रह गए, आप गेम खेलने लग गए। तो ये क्या है, इस तरीके से ये मिस यूज भी होता है ये इन सब चीज़ों का। तीसरा पॉइंट क्या है, समटाइम्स टेक्नोलॉजी किल्स देयर क्रिएटिविटी एंड दे डू नॉट थिंक ऑन देयर ओन। जो बच्चों की क्रिएटिविटी, वो क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट के चक्कर में अपनी क्रिएटिविटी को वो शो ही नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं, जरा सा भी बर्डन नहीं लेना चाहते, माइंड से सोचना नहीं चाहते, और इस तरीके से क्या होता है, उनका नेचुरल जो एबिलिटी है बच्चे का डिस्ट्रॉय होता है। तो प्रॉस एंड कॉन्स तो हर एक चीज़ के हैं, तो आपको इस तरीके से आंसर स्मार्टली लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है न्यूरल नेटवर्क आर सेड टू बी मॉडल्ड द वे हाउ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन बिहेव। The AI machine to perform certain tasks mimics a similar system. Explain how neural network work in an AI model and mention any 3 features of the neural network. ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आप चाहो तो अच्छे से डायग्राम भी बना के, और चूंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छे से दिखाओ इस चीज़ को, डायग्राम बना के पूरा इनपुट लेयर आउटपुट लेयर और इसका एक्सप्लेन करके इसको समझाइए कि कैसे वर्क करता है। और इसके बाद फीचर्स में आपको ये लिख देना है, ठीक है ना। ये फीचर्स का आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है अंडर टोकेनाइजेशन एवरी वर्ड नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर इज कंसिडर्ड सेपरेटली एंड ईच ऑफ देम इज नाउ सेपरेट टोकन, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो यस, tokens refers to any word or number or a special character occurring in a sentence. Therefore, every word, number, and a special character is considered separately in tokenization. Example क्या हो जाएगा? Tokens are the building blocks of natural language. Tokenization is a way of separating a piece of text into smaller units called tokens. Here, tokens can be either words, character, or subwords. There are 30. ठीक है ना? अब इस सेंटेंस को अगर हम रीड देखें तो इसमें कितने टोकन्स है, काउंट करो, 1 2, कॉमा भी है तो 3 4 5, कॉमा आ गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है ना? ये गलत है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या होगा? अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो 21। इसमें आपको कॉमा भी लेना है और फुल स्टॉप भी लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कैलकुलेट एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर फॉर द फॉलोइंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सजेस्ट विच मैट्रिक वुड नॉट बी अ गुड इवेल्युएशन पैरामीटर एंड व्हाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करना है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल। तो एक्यूरेसी में का हमने क्या देखा था, इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये होता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला इसका ये होता है। और ये जो बेटा मैंने ये TP-FN का पोजीशन आपको खुद से ही लिखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, कैसे लिखोगे, कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखो इस चीज़ को मैं हटा के दोबारा से फिर से करवाती हूँ। बटन देखना बेटा, बटन आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था ना। तो यहाँ पे देखो कैसे हम ट्रू, पॉजिटिव, फॉल्स, पॉजिटिव कैसे निकालते हैं बेटा, एक बार ध्यान से देखना। ये रियलिटी है, ये प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन में अगर 1 लिखा हुआ है इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है, और 0 लिखा हुआ है इट मीन्स कि ये निगेटिव है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम सेकंड पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं। प्रिडिक्शन में 1 है तो इट मीन्स कि ये क्या होगा, P होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा आपका, P होगा। ठीक है, ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, N, और ये भी क्या हो जाएगा आपका N। इतना समझ में आया। अब ये 1 है, ये 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड 1 क्या होता है बेटा, 1 होता है। 1 मीन्स ट्रू, यानी कि T लिख देंगे हम। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाइड 0 क्या होता है बेटा, 0, यानी कि फॉल्स, तो ये यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया। ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड 1 क्या होता है बेटा, 0, यानी कि फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। क्लियर, और यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड 0 क्या होगा, 1, मतलब ट्रू इंस्टांसेस आ गया ना, तो यहाँ पे T आएगा। मतलब इस तरीके से हम ये पोजीशन TP, FP, FN का कर लेते हैं। अब इसके बाद जो भी आपका फॉर्मूला में गिवन है उसकी जगह पे TP में 50 दिया हुआ है तो 50 लिख देंगे हम। TN में कितना लिखा हुआ है, 25, तो 25 लिख दिया हमने। फिर इसी तरीके से सबका वैल्यू लिखने के बाद आपको कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर, प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेस ऑल द केसेस वेयर द प्रिडिक्शन इज ट्रू। ठीक है ना, और प्रिसीजन का फॉर्मूला ये होता है, तो बस सिंपल आपको फॉर्मूला पे डालना है और कैलकुलेट कर लेना। वैल्यू सबका गिवन ही है TP, TFP का। तो इस तरीके से हमने प्रिसीजन भी निकाल लिया, और इसी तरीके से हम रिकॉल भी निकाल लेंगे। रिकॉल का फॉर्मूला ये है, आपको यहाँ पे रिकॉल का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला पे डाल के हमने ये निकाल लिया। अब देखो अब क्या है, F1 स्कोर का भी फॉर्मूला आपका ये गिवन है, तो हम इस फॉर्मूला के बेस पे सारी वैल्यूज हमें पता है, हमने F1 भी निकाल लिया। तो इस तरीके से जो कैलकुलेट करने पे आपका ये वैल्यू आया। अब देखो अब क्या कह रहे हैं, बाय दिस रिजल्ट रिकॉल इज नॉट गुड evaluation metric, it needs to improve more conditions are very two conditions are very risk here। ठीक है ना, false, positive,
और फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है सपोज इफ वी सी द एबव कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर द हार्ट अटैक केसेस देन प्रिसीजन इज प्रिडिक्टेड विद हार्ट अटैक बट डजंट हैव हार्ट अटैक इन रियलिटी। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, ये प्रिसीजन का केस है। फॉल्स पॉजिटिव कि हार्ट अटैक के चांसेस नहीं है और वो क्या कर रहा है, मशीन प्रिडिक्ट कर रहा है कि हार्ट अटैक के चांसेस है, तो ये प्रिसीजन है। लेकिन अब यहाँ देखो फॉल्स नेगेटिव का मतलब है ए पर्सन इज प्रेडिक्टेड विद नो हार्ट अटैक बट इन रियलिटी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट अटैक। तो ये केस तो ज़्यादा रिस्की हो गया ना कि भाई अगर है वो कंडीशन में, तो हेंस फॉल्स नेगेटिव मिस द एक्चुअल पेशेंट्स। फॉल्स नेगेटिव केस में हम वैसे पेशेंट्स को क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो देयर फॉर रिकॉल नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट। देयर फॉर रिकॉल नीड्स। तो ये था बेटा, दैट्स ऑल। हमारे सारे क्वेश्चंस का आज हमने कर लिया रिवीजन। तो एक मिनट लो, इसका साइज छोटा करके आपको एक स्क्रीन पे ला देती हूँ, आप चाहो देख लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, बाय बाय।